नमस्कार दोस्तों, ISPCS केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे। ये प्राचीन भारत का दूसरा वीडियो है। अगर पहले वीडियो का आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। हो सकता है यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें शामिल किया गया है, जिससे कि किसी भी PCS परीक्षा या कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अधिकांशतः प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। इस वीडियो में हम जो भी पढ़ेंगे उससे संबंधित एक वीडियो के अंत में टेस्ट रहेगा, जो किसी भी PCS की तैयारी करने वाले सीरियस स्टूडेंट को लगाना चाहिए। अगर आप टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो खुद को मूर्ख बना रहे हैं। टेस्ट लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक, देखिए फिलहाल मैं जो भी बोल रहा हूं उसे केवल आपको सुनना है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक अर्थात 1920 ईस्वी तक यह एक गुमनाम सभ्यता थी। अर्थात लोग इस सभ्यता से परिचित नहीं थे, अपरिचित थे। विद्वानों की धारणा यह थी कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व अर्थात 326 ईसा पूर्व के पहले भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। 20वीं सदी के तृतीय दशक में दो पुरातत्व शास्त्रियों, जिनके की नाम है, एक तो थे दयाराम साहनी, इन नामों को हम आगे भी देखेंगे, दयाराम साहनी, और दूसरा नाम है, एक मिनट रुकिए, दूसरा नाम है राखाल दास बनर्जी। इन्होंने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से प्राप्त वस्तुओं द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भी एक सभ्यता थी, जो अपनी समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता थी। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की, तो शुरू में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से ही इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया, क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। ये क्षेत्र अर्थात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लेकिन बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। इसलिए इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता नाम देना उचित मानते हैं। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता की थोड़ी सी भूमिका थी। अब उन चीजों को देखते हैं जो हमें विशेष रूप से याद रखना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन, लौह युगीन, पाषाण युग या आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, इन सब की जानकारी मैंने पहले वीडियो में दी है। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, जिसको कि आपको ध्यान रखना है। आद्य ऐतिहासिक काल, इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आती है। और आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल से लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन वो पढ़ने योग्य नहीं है। इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल से हमें जो भी जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिलती है। पुरातात्विक, पुरा मतलब पुराने समय के, तात्विक मतलब तत्व। पुराने समय के जो तत्व मिले हैं, जो भी सामान मिले हैं, उनसे इसकी जानकारी मिलती है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इसका स्वरूप लगभग त्रिभुजाकार है। देखिए ऐसे है, जिसमें जो उसकी उत्तरी सीमा है वो है मांडा, जो कि अभी जम्मू कश्मीर में है।
और जो दक्षिणी सीमा है, और मांडा जो है ये चेनाब नदी के किनारे। ये नदियों के नाम हम आगे भी इसी वीडियो में देखेंगे। और दक्षिणी सीमा की बात करें तो दक्षिणी सीमा थी दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। इस सभ्यता की पूर्वी सीमा की बात करें तो यह है आलमगीरपुर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन आगे भी देखेंगे इसी वीडियो में नदियों के नाम। और पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी सीमा है सुतकांगेडोर, जो कि वर्तमान बलूचिस्तान में है, जो दाश्क नदी के किनारे है। दाश्क। हाँ, तो इसका स्वरूप कैसा है? त्रिभुजाकार है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके काल निर्धारण की बात करें तो अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग काल निर्धारित किए गए हैं, लेकिन सबसे नवीन जो विश्लेषण पद्धति है रेडियो कार्बन 14 पद्धति, इसके द्वारा जो काल निर्धारण किया गया है ये सर्वमान्य है, जिसको सबने स्वीकार किया है, सबने माना है। ये काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ये आपको ध्यान में रखना है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये तो मैंने भूमिका में ही बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल की बात करें तो बहुत सारे स्थल हैं, जिनमें हमें प्रमुख रूप से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली इत्यादि को देखना है। सबसे पहले हम हड़प्पा को देखते हैं। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। बाएं तट मतलब जिस दिशा में नदी बह रही है, अगर आप अपना मुंह उधर की तरफ करके खड़ा होते हैं तो आपका जो बाएं है वही नदी का बाएं है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। अगर बाएं याद नहीं रहता है तो नदी आप जरूर याद रखिएगा। और हड़प्पा की जो खोज की थी वो की थी सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। इसको आपको याद रखना है। बात करें मोहनजोदड़ो की तो मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है सिंधी भाषा में वो है मृतकों का टीला। और ये जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। नदी का नाम आप जरूर याद रखेंगे, सिंधु नदी। और इसकी खोज सर्वप्रथम राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। 1921 में हड़प्पा की खोज, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज। आप इन नामों को ऐसे याद रख सकते हैं। हालांकि दयाराम साहनी का पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, लेकिन हम क्या करते हैं, केवल दयाराम को इसमें पकड़ते हैं और इसमें राखालदास को पकड़ते हैं। यहां देखिए हड़प्पा का जो नाम है ये मोहनजोदड़ो नाम से छोटा है देखने में, तो ये नाम छोटा है। तो यहां देखिए दयाराम राखालदास से छोटा है, तो छोटा के लिए छोटा नाम और मोहनजोदड़ो बड़ा के लिए बड़ा नाम राखालदास। और ईस्वी की बात करें तो देखिए 1921 और 1922 में कौन छोटा है? 1921 छोटा है 1922 से, तो इसीलिए हड़प्पा के लिए छोटा और मोहनजोदड़ो बड़ा के लिए बड़ा। चलिए इन नामों को अलग अलग देखने से बढ़िया है, चलिए एक टेबल में ही सारे प्रमुख स्थलों को देख लेते हैं। हाँ, तो बात करें हड़प्पा की तो ये रावी नदी के तट पर है, ये देख चुके हैं, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी वर्ष 1921 में। इसके वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान जो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है वहीं पर हड़प्पा स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के तट पर है, देख चुके हैं हम, जिसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। इसके वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये सिंध प्रांत का जो लरकाना जिला है, लरकाना जिला वर्तमान पाकिस्तान में है, वहां पर ये स्थित है मोहनजोदड़ो। देखिए जो भी मैं बता रहा हूं उसमें आपको नदियों का नाम जरूर याद रखना है। और बात करें खोजकर्ताओं की तो खोजकर्ताओं में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद बाकी सारी चीजें जो भी आएंगी मैं बताता रहूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। और बात करें चन्हू दड़ो की
तो चन्हू दड़ो भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की थी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। देखिए चन्हू दड़ो, इसमें भी दड़ो लगा हुआ है अंत में, और मोहनजोदड़ो में भी दड़ो लगा हुआ है। तो दोनों क्या है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। देखिए यहाँ सिंधु है और इसी के जैसा मिलता जुलता नाम है ये सिंध प्रांत, सिंधु से सिंध प्रांत। तो ये नाम भी आप आसानी से याद कर पाएंगे। और यहाँ भी देखिए यहाँ सिंधु है तो यहाँ सिंध प्रांत है। और यहाँ देख लीजिए नीचे कोट जी, नाम तो इसके जैसा नाम नहीं है ये कोट जी, लेकिन ये देखिए ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है और जो कि वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। तो सिंध से सिंधु, तो ये सारी चीजें तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। ये कालीबंगा को देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, जो वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में अवस्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है, आपको याद करना है। याद नहीं भी करते हैं तो आप बार बार वीडियो को देखते हैं, उसके बाद टेस्ट लगाते हैं, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें याद हो जाती हैं। तो याद नहीं करना है आपको, बस बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, टेस्ट लगाकर ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल कीजिए। सक्सेस का सिंपल रास्ता है प्रश्नों को हल करना। कोई जरूरी नहीं है कि यहीं से प्रश्नों को हल करना है, जहां भी आपको प्रश्न मिलता है किताब से या किसी और चैनल से, वहां से आप हल कीजिए। जितना ज्यादा आप प्रश्नों को हल करेंगे उतना ही आप सक्सेस के करीब पहुंचते जाएंगे। बात करें रंगपुर की, तो रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज SR राव ने की थी, जो कि वर्तमान गुजरात के अहमदाबाद जिला में अवस्थित है। देखिए आपको नदियों का नाम और वर्तमान जो स्थिति है वो नाम याद रखना जरूरी है। वर्तमान नाम में आप अगर जिला याद नहीं रख पाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ स्टेट का नाम जरूर याद रखना है। जैसे यहाँ गुजरात, यहाँ देखिए पंजाब। देखिए रोपड़ की बात करें तो रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, जो वर्तमान पंजाब के रोपड़ जिला में अवस्थित है। खोजकर्ताओं के नाम में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी है। तो सबसे पहले तो आपको उन दोनों नामों को याद रख लेना है। चलिए उसके बाद देखें लोथल की बात करें तो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज SR राव ने की थी, जो वर्तमान गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है, गुजरात में है। चलिए आलमगीरपुर की बात करें तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में अवस्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, हिंडन नदी के किनारे है ये। बात करें सुत कांगेडोर की तो ये दाश्त नदी के किनारे स्थित है, ये पहले भी बता चुका हूं, जिसकी खोज ऑरेल स्टेइन ने की थी, जो वर्तमान पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे अवस्थित है। उसके बाद देखा जाए बनावली को तो बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज RS विष्ट ने की थी। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, बनावली सरस्वती RS विष्ट, और ये हरियाणा में, वर्तमान हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। आपको याद रखना है, हरियाणा जिला भी आप याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखा जाए धौलावीरा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा की खोज की थी JP जोशी ने, जो कि वर्तमान गुजरात के कच्छ जिला में अवस्थित है। धौलावीरा कहाँ अवस्थित है, गुजरात। धौलावीरा गुजरात, ये आपको याद रखना है। चलिए ये भी काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं वहां से कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनको आप ध्यान में रखेंगे, जिन्हें आपको ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ तो बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, लेकिन आपको उन नामों को विशेष रूप से याद रखना है जिनको मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा, और बाकी जो नाम बचेंगे उनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष की बात करें तो वे हैं, एक तो है शंख का बना बैल, उसके बाद स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी कहा जाता था, उसके बाद है गेहूं व जौ के दाने और अन्नागार। इन नामों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद बाकी नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं।
बाकी नामों में जैसे R37 नामक एक कब्रिस्तान वहां से मिला है, ये याद रख सकते हैं। स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले हैं, तांबे के पैमाने इत्यादि वहां से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेषों की बात करें तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो ये है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, एक ये है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बृहद स्नानागार, और एक ये है कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मुहर। उसके बाद घरों में कुआं, ये भी महत्वपूर्ण है। ये सारे महत्वपूर्ण नाम हैं। इनके अलावा बाकी जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे मातृदेवी की मूर्ति है, राजमुद्रांक है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति है, सूती कपड़ा है, हाथी का कपाल खंड, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य, मिट्टी के तराजू इत्यादि भी आप ध्यान रख सकते हैं। चंद्रदड़ों से प्राप्त अवशेषों की बात करें तो उनमें से हैं अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटें हैं, कंघा है, लिपस्टिक है, 4 पहियों वाली गाड़ी है, मनके इत्यादि अवशेष प्राप्त हुए हैं वहां से, तो इनको आप ध्यान रख सकते हैं। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा काफी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काली से काला, बंगा से चूड़ी, काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें से एक है जुते हुए खेत के साक्ष्य, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति, एक ये इंपॉर्टेंट है। बाकी नामों में आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं हैं, कांच व मिट्टी की चूड़ियां हैं, सिलवट्टा है, सूती कपड़े की छाप है, माणिक्य एवं मिट्टी के मन के बेलनाकार मुहरे इत्यादि वहां से प्राप्त हुए हैं, तो इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। लोथल से प्राप्त महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण है बंदरगाह। बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। बंदरगाह बोले या पतन दिया हुआ हो या गोदी बाड़ा हो, तीनों एक ही चीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। उसके बाद धान और बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हाथी दांत का पैमाना, 3 युगल समाधियां, धान की भूसी के साक्ष्य, मन का उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता इत्यादि वहां से महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा की बात करें तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। धौलावीरा से ही उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और शैलकृत जलकुंड के भी साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा और लोथल दोनों ही वर्तमान गुजरात में अवस्थित है। बनावली से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष की बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हल का टेराकोटा। टेराकोटा का शाब्दिक अर्थ आग में पकाई गई किसी भी प्रकार की मिट्टी से है। हालांकि साधारण प्रयोग में टेराकोटा यानी मिट्टी से बनी तरह तरह की कलाकृतियों से है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना को थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की बात करें तो इसमें केवल आपको सुनना है ध्यान से। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपनी नगर योजना के लिए काफी चर्चित है। तो इसमें देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। देखिए पुरातात्विक का मतलब मैं बता चुका हूं। पुरातात्विक का शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए पुरा का अर्थ है पुराने समय से और तात्विक मतलब तत्व। पुराने समय के जो तत्व हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उन्हीं को पुरातात्विक अवशेष कहा जाता है। देखिए इसकी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली। चलिए देखते हैं आगे इनकी प्रणाली कैसी थी। देखिए सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए कोई सड़क ऐसी है, ऐसे जा रही है, तो दूसरी सड़क मान लीजिए इधर से इधर आ रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये 90 डिग्री पर। चलिए आगे क्या है, लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। कैसे विभक्त थे?
प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इनमें शासक वर्ग निवास करते थे। और दूसरा भाग जो था, दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे। आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। सड़कों के किनारे जो नालियां बनी होती थीं वो ऊपर से ढकी होती थीं। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर देखिए, उस समय आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं। उसके बाद देखें तो बड़े बड़े भवन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य नगर को चोर, लुटेरों एवं पशु दस्युओं से बचाना था। उसके बाद देखा जाए तो मोहनजोदड़ो का विशाल जो स्नानागार था वो सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। आगे देखें तो घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। इसके दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें 4:2:1 के आकार की ईंटें सबसे ज्यादा प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें आपको याद रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है। उसके बाद देखें तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वह है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक का अर्थ मैं बता चुका हूं। पुरातात्विक खुदाई में जो प्राप्त अवशेष मिले हैं, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार आदि सैंधव घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत हैं। उसके बाद देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखें तो हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का चित्रण मिलता है। देखिए, मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। चित्रण की बात कर रहा है। गाय के अवशेष तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन गाय का चित्रण या अंकन उन कलाकृतियों पर नहीं मिलता है। उसके आगे देखें तो राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। और सबसे बड़ा जो स्थल है, प्रथम सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जो स्थल है वो है राखीगढ़ी। और पूरी सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो उसमें मोहनजोदड़ो है, और भारत में सबसे बड़ा है राखीगढ़ी। हाँ, भारत में सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो है वो है धौलावीरा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, लेकिन पूरी सभ्यता की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो, लेकिन मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में है। और भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है वो है, देखिए, धौलावीरा। उसके बाद देखें तो हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी, और सिंधु घाटी के लोग जो थे वो पशुपति शिव की पूजा करते थे, ये आप ध्यान रखेंगे। और उस वक्त के लोग जो थे वो लोहे से अपरिचित थे। देखिए, इस सभ्यता के पतन की बात करें तो इस सभ्यता की उत्पत्ति की तरह ही इसके पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह पता चलता है कि अपने अंतिम समय में यह पतन की ओर उन्मुख रहा। पतन से संबंधित विद्वानों के जो मत हैं उन्हें हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण है। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं S.R. राव के अनुसार देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के जो कारण है वह कारण है
बाढ़ है। बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी का पतन हुआ। आरएल स्टेइन और अमलानंद घोष की बात करें तो इनके अनुसार जलवायु परिवर्तन कारण रहा। एमआर साहनी के अनुसार देखा जाए तो भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन इसका कारण रहा। तो ये सब पतन से संबंधित विद्वानों के मत हैं, इन्हें आप एक नज़र देख सकते हैं। चलिए अभी तक हमने जितना पढ़ा और जाना उससे संबंधित एक छोटा सा टेस्ट लगा लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है किस युग से? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। इसको अगले वीडियो में हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो ये मैं बता चुका हूं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लाल। उसके बाद देखें तो निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो इसमें हाथी का हुआ था, बाघ, गैंडा सबका हुआ था, गाय का नहीं हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है। सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए हुए हैं और सूची 2 में वहां से प्राप्त अवशेष हैं। चलिए देखते हैं। लोथल से जो अवशेष प्राप्त हुआ है वह है गोदीवाड़ा अर्थात बंदरगाह। लोथल से बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह है जुते हुए खेत का साक्ष्य। उसके बाद धौलावीरा से देखें तो धौलावीरा से हड़प्पन, ये बताना मैं भूल गया था, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। बनावली का तो मैंने बताया था कि वहां से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहां? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कालीबंगा में। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा के महत्वपूर्ण स्थलों के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में उन नदियों के नाम दिए हुए हैं जिनके किनारे ये स्थल अवस्थित हैं। तो हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर अवस्थित है। कालीबंगा की बात करें तो ये घग्घर के किनारे अवस्थित है। लोथल की बात करें तो ये भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है और रोपड़ की बात करें तो ये सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? सेम प्रश्न है, इसका भी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो बिल्कुल सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सत्य है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी सत्य है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, ये असत्य है, इसलिए डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? तो देखिए पहला है कि अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। उसके बाद है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ये भी सही है। ये तो हमने देखा है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसीलिए 3 भी सही है। चौथा देखें तो अपने उद्योगों के लिए, ये भी सही है, अर्थात चारों ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। लोथल गुजरात में है, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा नहीं, कालीबंगा राजस्थान में है, इसलिए ये गलत है, गलत सुमेलित है। और रोपड़ तो पंजाब में है, इसलिए सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, हड़प्पा। नेक्स्ट है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहां है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, लोथल भारत के गुजरात में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भोगवा नदी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है लोथल, ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, पतन अर्थात बंदरगाह, गोदीवाड़ा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, लोथल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सेम प्रश्न, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बनावली। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, भारत का पूछ रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। और पूरी सभ्यता की बात की जाए तो सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, लेकिन वह पाकिस्तान में है। हाँ, भारत का दूसरा जो सबसे बड़ा स्थल है वह है धौलावीरा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मातृशक्ति में, मातृदेवी की उपासना में। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति शिव की, ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। देखिए, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल, इन्हीं के निर्देशन में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई हुई थी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, मैं वहां बताना भूल गया था। तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खोजकर्ता जो हैं, इनके नाम तो आपको पता ही होंगे। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता थे रखाल दास बनर्जी और हड़प्पा के खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। चलिए, नेक्स्ट है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लोहा। उसके बाद देखें तो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहां से? तो बताया था मैंने, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।